ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड के बारे में डिस्कस किया था। क्या है क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड बताओ। जिससे पूछ रहे हैं वही बताएगा ना। हाँ, नहीं सर, कस के बोलो। कट कॉपी पेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज होता है वो कट कॉपी पेस्ट में। अच्छा, क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट होता है। हाँ बोलो ना, कट अच्छे से बोलो ना, सुनाई दे हमको। तुम बताओ। नहीं स्वाति, तुम बताओ। क्लिपबोर्ड किसको बोलते हैं? व्हाट इज क्लिपबोर्ड? तरुण तुम बताओ। सही है तरुण, तुम ठीक बोले। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर के मेमोरी का वो रिजर्व्ड पार्ट है जो कट कॉपी के लिए, कट कॉपी पेस्ट इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है? तो जो कट या कॉपी आप करते हैं उसको वहां पे स्टोर कर लिया जाता है, और जब आप पेस्ट करते हैं तो उसी मेमोरी लोकेशन से रिसेंटली कट, जो सबसे लास्ट में कट या कॉपी हुआ है, उसको हम उसी मेमोरी से, उसी क्लिपबोर्ड से वापस हम, ठीक है, तो कॉपी भी कॉपी है, पेस्ट भी कॉपी है ना। पेस्ट इज ऑल्सो कॉपी। स्कैटर गैदर याद है? वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में हम लोग क्या किए? कट किए, कॉपी किए और पेस्ट कर दिए। टोटल कितना कट करेंगे, कट या कॉपी? क्लिपबोर्ड में टोटल 24 डेटा आइटम्स के लिए जगह है। ठीक है, पेस्ट हमारा क्या करेगा? लास्ट वाला, लास्ट है ना, जो सबसे रिसेंट में जो कट या कॉपी हुआ रहेगा उसी को पेस्ट करेगा। उसके अलावा किसी को पेस्ट कराना है तो आपको क्लिपबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, जहां पे सारे प्रीवियसली कट और कॉपी वाले डेटा वहां पे हमको विजिबल होंगे, और जिसको आपको ऐड करना ऐड कर लीजिए। ओके, इसका मतलब फॉर्मेट सेल के बारे में बात की, सेल को कैसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब कि हम उस सेल में जो लिख रहे हैं उसको कितने तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग का, तो तुम लोग एमएस वर्ड तो जानते ही हो। तो फॉर्मेट में सबसे कॉमन जो फॉर्मेटिंग काम है वह है फॉन्ट का सिलेक्शन करना, उसके साइज को, फॉन्ट के साइज को
उसको सेलेक्ट करना अपने जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और उसके स्टाइल को, स्टाइल मतलब उसको बोल्ड कर रहे हैं, इटालिक कर रहे हैं, बोल्ड इटालिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इतना तो जानते हो, इतना सबको पता है कि इतना नहीं पता है, और पता है कि नहीं पता है ये बताने के लिए शर्माइएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट। क्या होता है फॉन्ट? सर फॉन्ट को होता है कोई चीज को हम लोग टाइटल स्टाइल चेंज करके लिख सकते हैं। देखो, फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल मत बोलो, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल से फिर हम स्टाइल की बात करेंगे, उससे हम फिर स्टाइल की बात करेंगे। तो हर आदमी का चेहरा अलग अलग है, तो हम इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस। या तुम ऐसे समझो कि हर जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम जो लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, वो वाला स्टाइल, हैंड राइटिंग वाला स्टाइल, ठीक है, वो हमारा अलग अलग फॉन्ट इंस्टॉल होता है। उस फॉन्ट पे वो डिपेंड करता है कि हमारा जो टेक्स्ट है या जो नंबर है वो कैसा दिखेगा, उसका फेस कैसा होगा। वो तो हम कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर के पास बहुत सारा हैंड राइटिंग है, उसको बोलेंगे राज वर्मा जैसा लिखो तो राज वर्मा जैसा लिख देगा, उसको बोलेंगे ताहुमा जैसा लिखो तो ताहुमा जैसा लिख देगा। अब वो करना कैसे है? फॉन्ट का सिलेक्शन कर लेना, हमको उस एरिया को सिलेक्ट कर देना है, और हम जाके फॉन्ट में फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा वो पूरा का पूरा लेटर वैसे ही हो जाएगा, है ना। कुछ कर्ली फॉन्ट भी है, कुछ सिंपल फॉन्ट है ना। तो फॉन्ट तो हो गया। हमको लगता है कि ये सब बहुत कॉमन चीज है, अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर में कुछ काम किया हो तो फॉन्ट, फॉन्ट साइज और ये तो सब पता ही होगा। बिल्कुल, सब जगह इस्तेमाल होता है फॉन्ट, फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज। ठीक है, तो तुम अभी बोले कि क्लिपबोर्ड ही तक होता है, इसलिए हमको लगा कि ये वाला बताना है। तो यही था अलाइनमेंट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अलाइनमेंट कितने तरह का करते हैं? दो तरह का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और जब भी अलाइनमेंट करेंगे तो हम एक तो लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट और सेंटर, ये तीन तरह करेंगे। ठीक है, जस्टिफाइड वाला काम यहाँ नहीं है। जो एमएस वर्ड में एक अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन भी था, वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम पैराग्राफ की बात ही नहीं करते हैं, हम तो एक्सेल की बात करते हैं, है ना। तो पैराग्राफ रहेगा तब तो जस्टिफाई करोगे, तो पैराग्राफ नहीं है इसलिए जस्टिफाई नहीं है। ये तो हो गया हमारा सेल के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सेल का ऊंचाई भी तो है, हाइट भी है ना वहां पे, ये अलाइनमेंट भी तो होगा। हम फ्लोर पे हैं कि वहां सटा दिए हैं कि बीच में लटके हुए हैं। दो तरह का अलाइनमेंट, क्या क्या? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और हर टाइप में तीन अलाइनमेंट होंगे, तीन अलाइनमेंट होंगे। अगर वर्टिकल का बात करो तो टॉप, मिडल एंड बॉटम। इधर बात करो तो लेफ्ट, राइट एंड मिडल। ओके, इसके बाद हम लोग रैप टेक्स्ट का बात किए थे। रैप टेक्स्ट मतलब सेल का जो साइज तुम डिसाइड किए हो उससे बड़ा टेक्स्ट अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो दूसरे सेल में चला जाएगा, वो दूसरे सेल में कवर हो जाएगा। अगर वो दूसरा सेल खाली है, दूसरा सेल खाली है, तब तो वो टेक्स्ट वहां दिखेगा, तब तक वो टेक्स्ट वहां दिखेगा। लेकिन अगर उस सेल में कोई वैल्यू डाल दोगे, कुछ वैल्यू डाल दोगे, तो उतना के बाद वाला टेक्स्ट जो है उस सेल के कारण हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि सेल का जो रो है उस रो में उसका हम विड्थ बढ़ा दें, सारा टेक्स्ट दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लो हम सब्जेक्ट का लिस्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट का लिस्ट बना रहे हैं, और उसमें सारा सब्जेक्ट छोटा छोटा है, कोई एक बड़ा सा सब्जेक्ट आ गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, बहुत बड़ा सा आ गया। तो इस मात्र एक सेल के लिए हम जब इसको बड़ा करेंगे तो बाकी सभी तो बड़ा हो जाएगा।
कॉलम हम पूरा बड़ा करेंगे तो पूरा कॉलम बड़ा होगा कि एक सेल का कॉलम बड़ा होगा? पूरा कॉलम ही बड़ा हो जाएगा, पूरा कॉलम ही बड़ा हो जाएगा। और जब पूरा कॉलम बड़ा हो जाएगा तो ऊपर एक फॉक्स प्रो लिखा हुआ रहेगा, फॉक्स प्रो, और इतना बड़ा तुम कॉलम बनाए हो। तो अच्छा तो आइडिया नहीं है। तो हम दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, हम रैप टेक्स्ट ऑन कर देंगे। रैप टेक्स्ट ऑन करने का मतलब यह है कि जो भी आपका सेल का विड्थ है उसके बाद वाला जो डेटा होगा जो छिप गया था वो निचले लाइन पे आ जाएगा। स्लैश एन जो सी में करते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो निचले लाइन पे आ जाएगा। अगर डेटा फिर भी लंबा है तो फिर तीसरा लाइन भी बन जाएगा, फिर तीसरा लाइन भी बन जाएगा। टेक्स्ट को रैपिंग करना। ओरिएंटेशन समझ लिए कि हम नॉर्मली जो सेल में लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट छोड़ के हमको कुछ और करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, किसी एंगल पे लिखना है, तो वो मेरा ओरिएंटेशन में आएगा और उस ओरिएंटेशन को यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं तो गुड। हमको लगता है ये भी डिस्कस कर दिए थे। इंडेंट किसको कहते हैं और इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, ये थे कि नहीं? हाँ, मतलब सेल के एज से, सेल का जो एज है उसका जो दीवार है उससे तुम्हारा टेक्स्ट कितना दूर है, उससे तुम्हारा टेक्स्ट कितना दूर है वही इंडेंट है हमारा। इंडेंट जब हमारा मिनिमम रहेगा तो हमारा वो दीवार के आसपास रहेगा। टच तो होगा नहीं, टच नहीं होगा कभी भी, है ना, दीवार से। और हम दीवार से थोड़ा दूर करना चाहते हैं उसको, मतलब दीवार एज के बीच में और उस वर्ड के बीच में जगह बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, तभी तो वो और आगे आएगा। तो हम इंडेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंडेंट को इंक्रीज करते हैं। और यही इंडेंट हम लोग प्रोग्रामिंग में बात किए थे, फंक्शन में भी बात किए थे। और हम तुम लोग अगर पाइथन किए हो, पाइथन में तुम देखे होगे, पाइथन में तो मैंडेटरी है, उसके बगैर तो होगा नहीं। बाकी जो लैंग्वेज है उसमें भी उसकी रीडेबिलिटी बेटर हो, इसीलिए हम लोग इफ का ब्लॉक, इफ जब लिखते थे तो इफ का जो ब्लॉक था उसको बोलते थे कि एक इंडेंट बढ़ा के लिखे, बोलते थे कि नहीं, याद है तुम लोग को? ठीक है। फॉर लूप, तो फॉर के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एक इंडेंट बढ़ा के लिखे ताकि ब्लॉक अंदर नजर आए और कंटेंट उसका। तो जब इंडेंट बढ़ाते थे तो क्या करते थे, लेफ्ट साइड से दूरी बढ़ जाता था ना, बढ़ जाता था कि घट जाता था? इंडेंट बढ़ाते थे तो उस कोड का लेफ्ट साइड से दूरी बढ़ जाता था या घट जाता था? इसका दिमाग कहीं और है, कुछ और काम कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। जब इंडेंट बढ़ाएंगे तो घट कैसे जाएगा, बढ़ेगा ना, है ना जी? हम तुम पर पानी फेंकेंगे तुम सूख जाओगे, भीग जाओगे। ठीक है। तो इंक्रीज इंडेंट मतलब डिस्टेंस बढ़ा देना, डिक्रीज मतलब घटा देना। ओके। तो इसका था मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कहने का मतलब कि एक सेल से ज्यादा सेल को अगर सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं तो वो सारा का सारा मिलके एक सेल हो जाता है। और उस सेल का एड्रेस क्या होगा, अगर उसको एक्टिव सेल बनाएंगे तो उसमें क्या एड्रेस दिखेगा हमको, लेफ्ट अपर वाला, लेफ्ट अपर वाला यहाँ वाला सेल है, यहां से इधर से सिलेक्ट किए और यहां सेलेक्ट किए, ये पूरा ब्लॉक हो गया इतना बड़ा, मर्ज कर दिए, तो सब सेल मिल के एक सेल बन गया। और इस एक सेल को अगर हमको इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? ये तो नहीं लिख सकते हैं कि भाई ए बी है, ए से लेके डी तक, इधर 1 से लेके 5 तक, ऐसा एड्रेस तो हम जानते नहीं है, कोई एक ही एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो जिस पूरा ब्लॉक जिसको तुम मर्ज किए हो उसमें लेफ्ट साइड का, लेफ्ट अपर का जो सेल होगा वही एड्रेस सारे सेल का, सारे मर्ज सेल का होगा। ठीक है, ठीक है जी, कृष्णा।
ये मोर ऑप्शन क्या है? ये मोर ऑप्शन क्या है? जो उस ग्रुप में छोटा सा एरो है, उस ग्रुप में राइट लोअर साइड में वो क्या है? वही है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन बोलो या बोलो कि उसको क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। डायलॉग बॉक्स ओपन क्यों होगा? क्योंकि मोर ऑप्शन मिलेगा हमको। जो ऑप्शन रिबन पे है, जो ऑप्शन रिबन पे है, तो सब तो ऑप्शन हो नहीं सकता रिबन पे, क्योंकि हमारा स्क्रीन का साइज लिमिटेड है। अगर हम सब रिबन में ही भर देंगे तो मेरा वर्क एरिया बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वाला है वो हम रिबन पे रखे हैं यूज करने के लिए, और बाकी को अगर यूज करना है, जो रेस्ट बच गया उसके लिए मोर ऑप्शन। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी तक तो फॉर्मेटिंग का बात हुआ, कैसे फॉर्मेट करेंगे उसके अंदर के डेटा को। अब समझते हैं कि उसके अंदर के डेटा को, डेटा कितने तरह का हो सकता है मेरा? टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, हो सकता है नंबर। अब उसको कैसे कैसे फॉर्मेट करेंगे और कितने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। चलो नंबर बात करते हैं। नंबर, तो नंबर मतलब डिजिट्स, है ना। नंबर मतलब डिजिट, मतलब TWO 2 लिख देगा तो एक नंबर हुआ कि नहीं? टेक्स्ट हो जाएगा। गुड। तो नंबर फॉर्मेट अलाउ यू टू चेंज द वे number value are displayed on the spreadsheet. The drop down arrow gives you a list of most common formats including a more number format option. सबसे पहले करेंसी स्टाइल, मतलब हम कुछ अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हम अमाउंट भर रहे हैं, ओके। वो अमाउंट भर रहे हैं तो अमाउंट के आगे तुम देखोगे या तो रुपया का सिंबल या तो RS, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो सिंपल एक डेटा है। लेकिन हम जब अकाउंटिंग काम करेंगे, जब डेटा एनालिसिस का जब भी काम करेंगे, मान लो हम टेम्परेचर लिख रहे हैं तो टेम्परेचर लिखेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट लिखेंगे ना। पूरा पैसा लिखेंगे, मतलब करेंसी की बात करें तो करेंसी का सिंबल देंगे ना, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो चूंकि ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए है, तो हमको यहाँ पे मिलता है करेंसी स्टाइल। करेंसी स्टाइल, अगर किसी को सेल को सेलेक्ट कर लो और उसको फॉर्मेट करो, और फॉर्मेट करके करेंसी स्टाइल में डॉलर लगा दो, यूरो लगा दो, या इवन इंडियन रुपीज लगा दो, तो अब जो भी लिखोगे अमाउंट, वो तो अमाउंट लिखा ही जाएगा, उसके पहले खुद ब खुद वो करेंसी सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो शीट है, जो वर्कशीट पे काम करेंगे, वो और अच्छा लगेगा और बहुत, क्या बोलेंगे, बहुत अपीलिंग लगेगा उसके बाद, है ना। दूसरा है परसेंट स्टाइल। हम परसेंट निकालना चाहते हैं, हम परसेंट निकालना चाहते हैं, और ये बहुत आसान है कि भाई टोटल मार्क्स, तुमको जो नंबर मिला है ना, वो बटा फुल मार्क्स गुने 100 मिल गया, ठीक है। लेकिन उस परसेंटेज में और इस परसेंट में क्या अंतर है? ये जो तुम परसेंट निकाले, वो परसेंट कैलकुलेट करके तुम्हारे फॉर्मूला के हिसाब से आया है, वो सारा का सारा न्यूमेरिक डेटा है, और उसके साथ तुम परसेंट सिंबल नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन ये परसेंट स्टाइल है, ये 100 से खुद गुना करेगा और गुना करके परसेंट बनाएगा, और परसेंट बनाने के बाद परसेंट सिंबल भी देगा, वो डेटा भी लिखेगा, ठीक है। तो सोचो कोई एक कॉलम है जिससे परसेंट इंक्रीज है, मतलब तुम्हारे नंबर का ही बात करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल कि किसको कितना परसेंट नंबर आया है। एक तरीका है ऊपर लिखा हुआ परसेंटेज, लिखा हुआ है 63, 64, 65। एक दूसरा तरीका है लिखा हुआ परसेंटेज, लिखा हुआ 83%, 63%। कौन सा बेहतर लगेगा तुमको बताओ?
जिसे परसेंट का साइन रहेगा वो ज्यादा अपीलिंग लगेगा, है ना। हम जब करेंसी लिखते हैं तो 10,564 लिखना है, तो 10 के बाद कहाँ लगाएंगे, 10,564। फिर ये कॉमा वाला जो है, अगर हम वो चाहते हैं कि मेरे डेटा में हो, बाय डिफॉल्ट तो है नहीं, बाय डिफॉल्ट ये अलाउड नहीं है। नंबर तो मतलब नंबर, है ना। तो अगर मान लो हम फॉर्मेट करें कि भाई नंबर का फॉर्मेटिंग करना है, अभी तक तो कलर बोल्ड बोल्ड करके तो देख लिए करेक्टर का हो गया, नंबर को फॉर्मेटिंग करना है। नंबर में फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि हमको 1000 वाला कॉमा चाहिए, मिलियन वाला कॉमा चाहिए, हम बताएंगे उसको। उसके हिसाब से हमारा जो भी नंबर हमको लिखना है, कॉमा लगाएगा खुद एक्सेल, कॉमा खुद एक्सेल लगा लेगा, फॉर्मेट कर लेगा उसको। इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट मतलब अगर मान लो हम बिजनेस की बात करें तो आज पैसा में डील होता है क्या, हम लोग पैसे में डील नहीं करते हैं, है ना। हमको तो लग रहा है कि एक जमाना हो गया कि कभी कुछ पता चला हो कि इसका दाम जो है 50 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और काम के लिए अगर हमको डेसिमल चाहिए होगा तो हम कैसे फॉर्मेट करेंगे, अगर हम डॉट लगा देंगे तो करेक्टर हो जाएगा। मान लो हम लिखते हैं 50.50, है ना, तो नंबर तो रहा नहीं, तो जनरल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करें, तो हम नंबर फॉर्मेट करेंगे और नंबर फॉर्मेट में एक्सेल को बताएंगे कि भैया हमको पॉइंट वाला नंबर चाहिए, पॉइंट वाला नंबर चाहिए। तो एक्सेल उधर से पूछेगा कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखिएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखिएगा, तो हम सिलेक्ट करके बताएंगे कि पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट रखना है या 1 डिजिट रखना है, या और ज्यादा एक्यूरेट डेटा का बात करेंगे तो हम 4 जीरो 5 जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। तब उसके बाद उस कॉलम में अगर मान लो हम सिर्फ 13 लिख के इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे तो एक्सेल फॉर्मेट कर देगा उसको 13.00 कर देगा, ठीक है। समझ में आया बात। तो डेसिमल इंक्रीज और डेसिमल पॉइंट डिक्रीज वही हो गया। मोर ऑप्शन क्या बताओ, हम मोर ऑप्शन मेरा पूछेंगे मोर ऑप्शन क्या बताओ, तो मोर ऑप्शन मतलब मोर ऑप्शन, है ना, कि डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उस ग्रुप कमांड का, उस ग्रुप कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। गुड। सेल क्या होता है, सेल्स रो एंड कॉलम, हाँ तुम बोलो। तुम्हारे हाथ के डायरेक्शन से तो लगा तुम जलेबी बना रही हो, वो जो होता है वैसे ऐसे करके जलेबी, बिल्कुल। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है, ओके। अब हमको किसी शीट में कोई सेल इंटर करना है या सेल कहीं लिख दिए हैं, बीच में एक सेल इंसर्ट करना है, कर सकते हैं क्या? यस सर। अब सोच के देखो, चेस का बोर्ड तुम देख रहे हो, चेस का बोर्ड देख रहे हो ना, क्या चेस के बोर्ड में बगैर कॉलम और बगैर रो के लिए एक घर इंक्रीज कर सकते हैं क्या? एक घर इंक्रीज करेंगे तो जहां घर लगाओगे तो उसके ऊपर वाला उधर, इधर वाला इधर, है ना, ये पूरा रो नहीं इंटर हो जाएगा, एक सेल नहीं इंटर होगा। जब भी एक सेल इंटर करेंगे, जब भी इंटर होगा तो पूरा का पूरा रो होगा या पूरा का पूरा कॉलम इंटर होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि हमारा रो एंड कॉलम एक हियरार्की में है, इसीलिए हम सिर्फ एक सेल इंटर नहीं कर सकते। एक सेल जहां इंटर करोगे उसके इधर वाला दोनों बाइफरकेट हो जाएगा और वो सेल अकेला खड़ा रहेगा बाजार में, ठीक है। तो वो जो सेल है वो पूरा का पूरा कॉलम इंटर होगा, ठीक। तो
we use insert to make new cell, column and rows. Excel determines what you are trying to insert based on your selection. If a full column is selected, Excel will assume you mean a full column and it will skip the insert window. Actually है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर तुम किसी रो पे जाओ बगैर सेलेक्ट किए हुए, हमको तुमको पता है कि राइट क्लिक करने से जो डायलॉग बॉक्स जो हमको पॉपअप मिलता है, उस पॉपअप मेनू में सारे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले सारे कमांड मौजूद हैं. ओके, और हमारा ऊपर फॉर्मेटिंग में भी है, ऊपर फॉर्मेटिंग होम टैब के रिबन में भी मिलेगा. ओके, तो जैसे करना है हमको बहुत आसान लगता है कि जहां है वहीं राइट क्लिक दबा दीजिए, सारा ऑप्शन आपको जो काम का रहेगा वहां मिल ही जाएगा. ठीक है, तो मान लो कि हम इधर 1 2 3 4 5 ये कॉलम है ना, और ऊपर वाला रो है ABCD. तो हम किसी कॉलम पे तो बोला नहीं कुछ है ना जी, 1 2 3 4 कॉलम, इधर ऊपर में लिखा हुआ ABCD रो. यस सर, मारेंगे. ऊपर रो रहता है, कॉलम रहता है जी. यस सर बोलने का आदत छोड़ो, क्या बोल रहे ध्यान दो. हमारा 1 2 3 4 रहता है, वो रो है, ऊपर कॉलम है. ठीक है, तो हम मान लो 4 या 5th रो पे जाते हैं, वहां जाके डायरेक्ट बगैर कुछ सेलेक्ट किए हुए राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट जब करेंगे तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि हम कॉलम चाहते हैं कि रो चाहते हैं. तो हमसे एक्सेल पूछेगा डायलॉग बॉक्स को, देखे कि भाई कॉलम हमको सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा, कॉलम या रो. ठीक है, लेकिन अगर हम 5 नंबर रो पूरा सेलेक्ट कर लिए, कुछ करना नहीं है, 5 पे जाके क्लिक कर देना है, तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा. अब जाके उस सिलेक्शन पे जाके लिखना है राइट क्लिक इंसर्ट. फॉक्सो कुछ नहीं पूछेगा, सॉरी फॉक्सो कर रहे हैं, एक्सेल कुछ नहीं पूछेगा, सीधे एक रो इंसर्ट कर देगा. पूछो क्यों? हाँ, क्योंकि एक्सेल है, वो ढक्कन नहीं है. जब तुम रो सेलेक्ट किए थे और बोले इंसर्ट, तो समझ गया कि रो इंसर्ट करना है. रो सेलेक्ट करके हम कॉलम तो इंसर्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम भी ढक्कन नहीं है, वो भी ढक्कन नहीं है. मान लो कॉलम इंसर्ट करना, तो क्या करेंगे, बी या सी को जाए क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट, राइट क्लिक इंसर्ट. एक्सेल क्या पूछेगा कि रो करें कि एक्सेल करें? कुछ नहीं पूछेगा. क्यों? क्योंकि हम कॉलम सेलेक्ट किए. यही चीज यहाँ पे लिखे हैं. if a full column is selected, Excel will assume that you mean a full column and it will skip the insert window. Okay, we can insert a cell, row or column by doing one of the following: shift plus control plus equal to sign. Shift plus control plus equal to sign on the keyboard from the home tab in the cell group. Choose insert or open the right click menu and choose insert. सबसे आसान तरीका यही है कि right click and choose insert. This will push the existing cell, columns and row to the right or down to make the room for the new cell. अब ये बताओ कि हम जहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, 4th वाला रो हम सेलेक्ट किए थे और इंसर्ट कर दिए, तो एक रो आएगा ना, एक रो आएगा. तो एक जब रो आएगा तो कहाँ आएगा? जिसको सेलेक्ट किए हैं उसके नीचे या उसके ऊपर? उसके ऊपर आएगा. जो सिलेक्टेड रो था वो डाउन चला जाएगा, या सिलेक्टेड अगर कॉलम था तो वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा. ठीक है, अब कुछ हाँ ठीक है, बताए आएंगे, वहां भी आएंगे. यहां तक मेरा बात हो गया. ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि डेटा इंसर्ट किए, कॉलम किए. ओके, ठीक. एक चीज बताओ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मेरा फिक्स है कि बढ़ा घटा सकते हैं उसको?
फिक्स है। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स है तो एक रो और एक कॉलम इंसर्ट कैसे कर पा रहे हैं हम लोग? सर नीचे से मतलब नंबरिंग जैसे जहां से उठा है उसके नंबर का अकॉर्डिंग नीचे बैठा देगा, नीचे ले दो। मतलब जैसे दो आदमी बैठा हुआ है, उसके पे फिर जगह बनाना है तो उसको घसका दिए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर हमारा फोर्थ रो पे तुम्हारा कुछ लिखा था और फोर्थ रो को सेलेक्ट करके हम इंसर्ट किए तो फोर्थ रो में जितना डेटा था वो फिफ्थ रो में चला गया, फोर्थ रो तुम्हारा एम्प्टी हो गया, ठीक है। वी कांट इंक्रीज नंबर ऑफ रोज और कॉलम विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल। उसको हम लोग बढ़ा घटा नहीं सकते, वो फिक्स है, वो उस शीट में उतना रहेगा ही, है ना। हम बोले कि भाई मेरा तो ए से लेके ई तक में और इधर 40 रो में काम खत्म हो गया, बाकी को डिलीट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जितना था उसमें एक रो और बढ़ा दिए, अरे ऑलरेडी उतना दिया हुआ है, उसमें और बढ़ाने का क्या बात है, तो जरूरत ही नहीं है। क्या फुल हो जाएगा? स्प्रेडशीट में कितना रो कितना कॉलम है और कितना सेल है? उतना बड़ा मतलब करोड़ से भी ऊपर है, उतना सेल तुम यूज कर दो। ऐसा कौन सा वर्कबुक बनाओगे बाबू, बताओ जरा हमको, ऐसा शीट क्या बनाने वाले हो? वो तो पहले तो ही बताओ क्या करोगे जो फुल कर दोगे, बताओ ना हमको। खैर सवाल जो था नहीं ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जो रोज है और जो नंबर ऑफ डिफॉल्ट कॉलम है वो मैक्सिमम है, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। और बाय चांस अगर हम मान लें कि तुम ऐसा कुछ वर्कशीट बना रहे हो जो उसमें अकोमोडेट नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस वर्कशीट को तुम ऐसे डिवाइड करो कि उसके अंदर वो आ जाए, और बाकी हम शीट नंबर 2 पे लेके चले जाएंगे, बाकी हम शीट नंबर 2 पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो है डिलीट। रो एंड कॉलम जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो डिलीट करने का भी जरूरत महसूस होगा, ठीक है। तो डिलीट कैसे करेंगे? ठीक उसी तरह से जैसे इंसर्ट किए थे, जिस रो को डिलीट करना उस रो को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, माउस राइट बटन क्लिक, वहां से डिलीट रो आएगा, डिलीट कॉलम आएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जो तुम बोली थी सेल शिफ्ट राइट और लेफ्ट, वो डिलीट करने समय पूछेगा। अगर मान लीजिए कोई एक सेल है तब आप पूछा जा सकता है आपसे कि डिलीट तो कर देंगे लेकिन बाद वाला कैसे शिफ्ट करेंगे उसको, ठीक है। तीसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कोई रो या कोई कॉलम है, उसका सारा डेटा हम डिलीट करना चाहते हैं लेकिन रो और कॉलम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर रो को सिलेक्ट करके डिलीट किए तो रो डिलीट हो गया। रो डिलीट होने का मतलब कि उसके नीचे वाला जो टेक्स्ट था, जो डेटा था, वो ऊपर शिफ्ट कर गया, 5 नंबर वाला अब 4 नंबर पे आ गया, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वाला खाली रहे लेकिन इसके अंदर का डेटा क्लियर हो जाए, है? पूरा रो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट की जगह पे क्लियर कंटेंट कर दो, क्लियर कंटेंट। तो वो क्या करेगा, वो डिलीट रो को नहीं करेगा, डिलीट कॉलम को नहीं करेगा, लेकिन कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अब सेल की साइज की बात करेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बात किए,
इसका मतलब ये है कि सेल को अगर हमको ग्रो कराना हो, उसको साइज बढ़ाना हो, तो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, एक दूसरा उसका हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रोज का हाइट और कॉलम का विड्थ। ठीक है ना, जब हाइट बढ़ाना होगा तो रोज का हाइट बढ़ा देंगे और विड्थ बढ़ाना होगा तो कॉलम का विड्थ बढ़ा देंगे। वी कैनॉट डिसाइड वन सेल, ठीक उसी तरह से किसी एक सेल को हम लोग बड़ा नहीं कर सकते, मर्ज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक सेल को बड़ा नहीं कर सकते हैं कि ये भाई A4 है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसको बड़ा करेंगे तो अगर बगल वाला कहाँ जाएगा, वो तो छोटा ही है ना। तो हम वी कैनॉट resize वन सेल, the structure is dependent on the entire row and column where it resides. The row height and column weight setting can be found under the format menu in the cell group of the home tab. Adjusting with mouse. एक मिनट, हम अभी एक्सेल खोल के करके दिखाएंगे तुमको, तुम ज्यादा समझ में आएगा। ओके, जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं ए बी, क्या हो गया? ओहो, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ठीक है ना, ए ए ए ए ठीक है। अब हमको लगा कि देखो ए तो था, एक बार बी था, सी छूट गया मेरा, तो हमको एक यहाँ पे कॉलम चाहिए होगा ना। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि राइट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए पूरा, आप राइट क्लिक किए और यहाँ से इंसर्ट कर दिए, यहाँ से आराम से सी लिख लो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। कॉलम की बात अगर करें तो यहाँ पे मान लो हम लिखते थे जेड 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 और यहाँ पे हमको कॉलम इंसर्ट करना था, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से इंसर्ट कर दो। ठीक है, जेड जेड पहले सी कॉलम में था, अब डी कॉलम में चला गया। हम कॉलम नहीं बढ़ा रहे हैं, सी कॉलम को डेटा को डी कर दिया और वहां पे एक खाली कॉलम या खाली रो वहां पे अवेलेबल करा दिए। ओके, मान लो हम लिखते हैं नंबर, नंबर का फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। टेक्स्ट वाले में तो बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर ये सब तो कर चुके थे हम लोग। यहाँ पे आओ, यहाँ से आ जाओ फॉर्मेट सेल पे, और फॉर्मेट सेल पे नंबर है तो नंबर यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, जैसे ही लिखते हैं नंबर, ठीक है, तो हमसे पूछता है डेसिमल प्लेसेस बताइए। 2 रखने देते हैं और यहाँ सेपरेटर तो 1000 सेपरेटर हम यूज कर लेते हैं। ओके करते हैं, देखो तो यहाँ पे तो 2 आ गया और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं और ओके, हम देखो कोई कॉमा नहीं लगाए हैं, कोई दशमलव के बाद 00 नहीं लगाए हैं, हम लिखे हैं 4,53,445 और ये खुद ब खुद जो कॉमा लगाएगा वो 1000 पॉइंट पे लगा दिया और 00 भी कर दिया। ठीक है, आ जाओ फॉर्मेट सेल पे अगेन, और हम इसको कुछ और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हम इसको करेंसी लगाना चाहते हैं। तो जैसा ही करेंसी आए तो पूछ रहा सिंबल बताइए, ये डॉलर सिंबल बाय डिफॉल्ट है,
और इसको हमको इंडियन स्टाइल में रुपीज लिखना है, ठीक है। इसमें आता है कहीं पे, INR भी आता है, वो रुपया वाला सिंबल भी आएगा, देखो ये संस्कृत इंडिया है ना, ये रुपया आ गया, और R लिख के कटा हुआ भी आता है कहीं पे। तो मान लो ये कर लिए तो हम इसको ओके कर दिए। तो जब ऐसा होगा ये रुपया हमेशा आएगा, हमको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेट है तो डेट में तुमको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। डेट का फॉर्मेट हम लोग फॉक्सट्रॉट में भी देखे थे, है ना, वो फॉर्मेट है। और टाइम का भी अपना फॉर्मेट है, नंबर है, डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, या न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। सबको यहाँ से हम इसको फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में क्या होगा, जैसे जो परसेंटेज लगाओगे ये उसको 100 से भाग देगा, 100 से गुना कर देगा, 100 से गुना करके परसेंट साइन लगा देगा, ठीक है। जैसे मान लो इसी को अगर हम कर दें तो 100 से गुना करके परसेंट साइन लगा दिया, ठीक है। ओके, अब मान लो हमको कुछ डिलीट करना है तो क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, कॉलम डिलीट हो गया। अगर मान लो कुछ हमको डिलीट करना है, क्लियर कंटेंट करना है, तो राइट क्लिक करो, यहां से क्लियर कंटेंट कर दो, मेरा क्लियर कंटेंट हो जाएगा, है ना, ये क्लियर कंटेंट, ठीक है। इसके बाद हमको बात करना था, अच्छा टाइम हो गया है तो अभी याद, तुम लोग सिर्फ, क्योंकि ये बहुत सारे बैच में चल रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि इस बैच में कहां तक चला है, ठीक है। तो ये तुम लोग हमको क्लास में तुम बताओगे कि सर यहां तक हो चुका है, ठीक है। स्लाइड नंबर 35, स्लाइड नंबर 35, और ठीक है ना। तो सेल इंसर्टिंग की बात किए थे हम लोग, डिलीटिंग की बात किए थे, इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, 37 से 35 तक हो चुका है सब में, ओके। अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, आज जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो या दोबारा एक कुछ डाउट्स हो तो क्लियर कर दो, पूछो। चलो फिर ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।